इसी तरह से नेगेटिव प्रैक्टिस में हम नेगेटिव जो बिहेवियर्स है, जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, उनकी रिपीटेशंस करवाएंगे। ठीक है। जैसे कोई भी ऐसा बिहेवियर, उसको हम बार बार करने को कहें, ओके लेट्स डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है। उससे भी एक अफेक्ट क्रिएट होता है कि बच्चा उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ देता है। ठीक है। तो अब जैसे एक बच्चा है, वो अगर विंडोज खोलने की आदत है उसको, वो एक बार विंडो खोलते आते जाते वो, हम उसके कहते हैं नाउ कीप ऑन ओपनिंग द विंडोज, ऑल द विंडोज जितनी भी घर में है वो सारी खोलो। तो ये रिपीटिशन जो है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो ये भी बिहेवियर को रिड्यूस कर सकती है, ये नेगेटिव प्रैक्टिस है। ठीक है। सो लेकिन इसमें एथिकल कंसर्न्स का आपने क्या रखना है, कोई ऐसा बिहेवियर रिपीट नहीं करवाना जिससे बच्चे को हार्मफुल हो बच्चे के लिए। जैसे सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर है, या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स है, या किसी दूसरे को उसका नुकसान पहुंच सके, तो ऐसे बिहेवियर्स को हमने अवॉइड करना है। इसमें एथिकल कंसिडरेशन काफी ज्यादा आ जाती है। ओके, सो नेगेटिव पनिशमेंट आ जाती है। नेगेटिव पनिशमेंट मैंने आपको बताया कि कोई चीज हम जब फेवरेट आइटम को रिमूव कर देते हैं, उसको नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में टाइम आउट आ जाता है। टाइम आउट में आगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज करते हैं। एक रिबन टाइम आउट होता है कि जब तक कि रीइंफोर्समेंट, जब तक कि रिबन बच्चे के हाथ में है तब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। जब रिबन हट जाएगा तो रीइंफोर्समेंट मिलना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजीज जो हैं वो ग्रुप सेटिंग में, जब हम वर्क कर रहे होते हैं स्कूल में या क्लासरूम में या ग्रुप में, तो तब हम टाइम आउट की स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो रिबन टाइम आउट की समझ आ रही है कि जब तक कि रिबन बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप में एक बच्चा जो है प्रॉब्लम बिहेवियर क्रिएट करता है, या वो विदाउट एनी रीजन वो हैंड रेज करता है या किसी को पुश करता है, तो हम उसको एक रिबन पहना देते हैं। तो एवरीबडी नोज दैट इन द क्लासरूम दैट इसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। हम उसको उस एक्टिविटी से बाहर नहीं निकालते, या हम उसको एक्टिविटी से बाहर निकाल के क्लासरूम से बाहर नहीं भेजते। हम जस्ट उसको रिबन पहना देते हैं कि इसका मतलब है कि आप चाहे जो मर्जी अब करते रहो, चाहे अच्छा काम करते रहो, चुप करके बैठे रहो, लेकिन जब तक ये रिबन है तब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिबन टाइम आउट। सेकेंड जो टाइम आउट है वो पार्टीशन टाइम आउट है। ठीक है। सो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि हम उसको क्लासरूम में तो रखते हैं, लेकिन पार्टीशन एक थोड़ा सा साइड पे करके बीच में कोई रुकावट रख देते हैं, पार्टीशन रख देते हैं। वो क्लासरूम के अंदर ही होता है, लेकिन बाकी बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता वो लोग क्या कर रहे हैं। वो अकेले ही बैठा रहता है, तो इसको हम पार्टीशन टाइम आउट कहते हैं। हॉलवे टाइम आउट क्या होता है कि हम बच्चे को फुली क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आता है तो हम उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। हम उसको क्लासरूम में नहीं रहने देते, ना वो टीचर को ना बाकी बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटी चल रही क्या नहीं चल रही। इसी तरह से रूम टाइम आउट है, एक्सक्लूजन टाइम आउट है। रूम टाइम आउट में क्या होता है कि एक रूम स्पेसिफिक बनाया होता है छोटा सा, जहाँ पे कोई एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, खाली कमरा होता है छोटा सा, जिसमें ना वो घूम सकता है ना भाग सकता है, बस वो बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है। तो ये रूम टाइम आउट होता है। जब भी कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा उसको उस रूम में भेज देंगे। ठीक है। तो लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट है, इसमें कुछ एथिकल कंसिडरेशन आ जाते हैं। तो क्योंकि हो सकता है कि उस खाली रूम में उस बच्चे को अगर कुछ हो जाता है देन व्हाट। तो इसमें क्लोज मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। वहां पे कोई कैमरा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जिससे, या रूम को फुली क्लोज नहीं करना, लॉक नहीं करना डोर को, दरवाजा खुला रखना है, डोर लॉक ना हो, दरवाजा थोड़ा सा ओपन हो। तो ये चीजें एथिकल कंसिडरेशन इसमें आ जाती हैं। तो इसलिए हम ज्यादा रूम टाइम आउट नहीं करते। एक्सक्लूजन टाइम आउट होता है जिसमें हम एक्टिविटी से एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है। सो ये टाइम आउट की सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आपको बताया। कुछ टाइम आउट स्ट्रेटजीज एक्सक्लूशनरी टाइम आउट होती हैं। कुछ टाइम आउट स्ट्रेटजीज इंक्लूशनरी टाइम आउट स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिबन टाइम आउट है, वो इंक्लूशनरी टाइम आउट सेट एक टाइप है। पार्टीशन टाइम आउट भी इंक्लूशनरी है। इंक्लूशनरी का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी में तो एंगेज होता है, उस जगह पे तो रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। ठीक है। बट बस उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही। हॉलवे टाइम आउट एक्सक्लूशनरी टाइम आउट है। रूम टाइम आउट जो है वो एक्सक्लूजनरी टाइम आउट है। ठीक है। तो ये टाइप्स हैं इसकी टाइम आउट की। इसके अलावा जो है प्लान्ड इग्नोरिंग है। पॉजिटिव इसमें नेगेटिव पनिशमेंट में प्लान्ड इग्नोरिंग में क्या होता है कि हम बच्चे की अटेंशन जो है, जो उसको नहीं देते किसी भी एक्टिविटी के ऊपर या किसी भी बिहेवियर के ऊपर, हम पूरी अपनी अटेंशन को उससे जो है विद होल्ड कर लेते हैं।
ये यूजुअली उन बिहेवियर्स के ऊपर अप्लाई होता है जिन जो अटेंशन मेंटेन बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रूल्स हैं कुछ टाइम आउट के, वो आप लोग देख लें कि जब भी आपने कोई टाइम आउट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू डू द फंक्शन बिहेवियर असेसमेंट। अगर फंक्शन बिहेवियर असेसमेंट में आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है, आपका हाइपोथेसिस जो होगा प्रॉब्लम बिहेवियर से रिलेटेड, then you can use that timeout strategies, otherwise avoid the punishing strategies। जो भी पनिशमेंट होती है हम उसको एथिकल कंसिडरेशन ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर और रिड्यूस द बिहेवियर, फर्स्ट ट्राई द डिफरेंशियल reinforcement strategies to change or reduce the problem behaviors। if those differential reinforcement strategies does not work, so then we cannot apply the punishment। ठीक है। oh sorry, if those differential reinforcement does not work और एनी अदर स्ट्रेटेजी जो आप प्लान कर रहे हो वो वर्क नहीं करती, तो देन यू कैन गो फॉर द पनिशमेंट स्ट्रेटेजीज। अगर और एथिक आल्सो सेज दैट द पनिशमेंट शुड नेवर एवर बी योर फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है। इसको हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रखना। ये तभी हम यूज करते हैं जब हमें कोई और स्ट्रेटेजी डिफरेंशियल reinforcement या ऑल्टरनेट बिहेवियर सिखाने से प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस नहीं होता, तो तभी हम पनिशमेंट की तरफ जा सकते हैं। और पनिशमेंट को अप्लाई करने के भी कुछ एथिकल मेथड्स हैं। ठीक है। जैसे पनिशमेंट जो है वो ह्यूमिलिएटिंग नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट के इफेक्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और रीइंफोर्समेंट से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स पनिशमेंट के होते हैं। इससे रिकवरी करना समटाइम मुश्किल हो जाता है बच्चे को। किसी ट्रॉमा में जा सकते हैं अगर कोई जैसे मैंने रूम टाइम आउट की बात की है, अगर उसको रूम में बंद कर देते हैं, डोर लॉक हो जाता है, तो बच्चा हो सकता है वो डर जाए, वो ट्रॉमा में चला जाए। तो इन चीजों से हमें थोड़ा अवॉइड करना है। ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक हो या फिजिकल हार्मफुल हो। ठीक है। या इमोशनली उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दे। ठीक है। बट पनिशमेंट हमेशा जो है वो इमीडिएट होनी चाहिए। इंटेंसिटी पनिशमेंट की हमने देखनी है। इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब हम पनिश करते हैं तो कंसिस्टेंटली पनिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सम टाइम पनिशमेंट कर दे बिहेवियर की, सम टाइम ना दें। ये इसको हम बेसिकली बिहेवियरल कंट्रास्ट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में या थेरेपी सेटअप में बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है और घर पे नहीं पनिशमेंट मिल रही, तो हो सकता है कि घर पे जहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिल रही वहां पे बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी पहले से ज्यादा हो जाए। अगर तो वो पनिशमेंट क्लिनिक में, थेरेपी सेटअप में या स्कूल में मिल रही है तो। ठीक है। तो दूसरी जगह पे इसको हम कहते हैं बिहेवियरल कंट्रास्ट। ये भी एक पॉइंट है जो हमें जेहन में रखना है व्हेन वी आर अप्लाइंग द पनिशमेंट। इसलिए कहते हैं कि पनिशमेंट कंसिस्टेंट इन एवरी सेटिंग। पनिश वो बिहेवियर होना चाहिए जो टारगेटेड बिहेवियर है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ reinforcement फॉर द टारगेट बिहेवियर, जब आप पनिशमेंट देते हो तो हमेशा आपने reinforcement की अवेलेबिलिटी भी रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बिहेवियर को पनिश कर रहे हो तो कोई अप्रोप्रिएट गुड बिहेवियर जरूर सिखा रहा है जिससे वो अपनी reinforcement गेन कर सके। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं पनिशमेंट की जो मैंने आपको बता दी हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। नो सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पनिशमेंट टॉपिक, इज इट? यस, यस सर। वेरी गुड। टाइप्स भी क्लियर है पनिशमेंट की कि कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? सर ये जो रिबन वाली आपने बताई है इसमें अगर बच्चा, ठीक है, हम उसको रिबन टाई कर देते हैं कि वो रिबन, वो बच्चे को हम ना अप्रिशिएट करेंगे ना किसी उसमें एक्शन में कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर बच्चा इरिटेट कर रहा है, कंटिन्यूस आपको ग्रुप में बैठा हुआ वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या कुछ इस तरह के एक्शंस कर रहा है, तो देन अच्छा, ये ना जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं ये हम बिहेवियर एनालिस्ट डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे इस सेटिंग में कौन सी पनिशमेंट, कौन सी टाइप जो है वो यूज होगी। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, द चाइल्ड्स बिहेवियर, के बिहेवियर किस तरह का है। फिर उसको देखते हुए हम चूज करते हैं कि हमने कौन सी टाइम आउट की स्ट्रेटजी यूज करनी है। जैसे अगर इरिटेटिव बिहेवियर है, बच्चों को दूसरों को तंग करता है, टीज करता है, तो हम फिर वहां पे अगर रिबन टाइम आउट करेंगे
तो वो वर्क नहीं करेगी, वो स्टिल ही इज डूइंग इट बिकॉज उसका फंक्शन ही अलग है। ठीक है, तो वो ही विल कीप ऑन डूइंग इट। अब if we apply the time hallway टाइम आउट, तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है इन दैट सिचुएशन। तो हमें अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, कैसा है, इंटेंसिटी कितनी है, कब कब होता है, क्या रीजन है, हर चीज को देखते हुए हमें टाइम आउट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बिहेवियर जो स्केप रिलेटेड बिहेवियर्स है, उन पे हम हॉलवे टाइम आउट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, हॉलवे टाइम आउट में क्या होगा, वो ऑलरेडी क्लास एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाह रहा, उसको स्केप चाहिए, तो अगर हम उसको हॉलवे टाइम आउट दे देंगे तो वो तो और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएगा उसका बिहेवियर। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन डू द रिबन टाइम आउट, कि हम उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे, उसको स्केप करने नहीं दे रहे, ही हैज टू इंगेज इन द एक्टिविटी, बट हम उसको रीइंफोर्समेंट भी नहीं दे रहे कोई और। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये जब हम प्रॉपर असेसमेंट्स करते हैं बिहेवियर्स की, तभी हमें पता चलता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटेजी किस बच्चे के ऊपर अप्लाई करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सारी चीजें हैं व्हेन वी अप्लाई द पनिशमेंट। इसलिए कहते हैं कि आईबीटीज जो हैं वो खुद से या सुपरविजन लिए बिना जो है कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको आती हैं सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बिहेवियर एनालिस्ट एनालाइज करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई एक स्ट्रेटेजी यूज करता है। और इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर के लिए अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम गलत कर रहे हो, उससे कोई और बिहेवियर ट्रिगर हो जाए। ठीक है, उससे हो सकता है जब हम पनिशमेंट अप्लाई करें तो उस बच्चे में टेंट्रम आना शुरू हो जाए। अगर टेंट्रम आना शुरू हो गए तो वो, उसको हम जब एक्टिविटी से रिमूव करेंगे तो उसका भी टेंट्रम का भी और बढ़ जाएगा, कि उसके के लिए वो फुल फ्लैज टेंट्रम शो करता है। ठीक है, पहले तो चलो टीज कर रहा था, हमने क्या किया, टेंट्रम आया तो हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया सेटिंग से, नाउ ही हैज लर्न दैट। तो ये टीजिंग बिहेवियर तो वर्क नहीं करता, टेंट्रम इज वर्किंग, लेट्स डू द टेंट्रम एवरी टाइम आई वांट टू एस्केप दैट सिचुएशन। ठीक है, तो हमें वेरी बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग और ट्राइंग टू चेंज द बिहेवियर। हमने सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इंटरवेंशन प्लान बनाना होता है। तो इसीलिए जो है हमें कहा गया है ट्रीटमेंट इंटेग्रिटी का, कि जब वो ट्रीटमेंट हम अप्लाई करें जो एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, तो सिंसेरिटी वाइल अप्लाइंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनमें हमने सबसे पहले इमिटेशन स्किल्स को देखा, इमिटेशन एंड मॉडलिंग को। इमिटेशन एंड मॉडलिंग में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे स्टिमुलस कंट्रोल है। हमने स्टिमुलस कंट्रोल के अलावा देखा कि इसमें रोल आता है प्रीरिक्विजिट्स का, कि जब भी कोई स्किल हमने सिखाना है तो वी हैव टू observe the prerequisites. If the prerequisites exist, then you can teach that skill. अगर prerequisites नहीं है तो हमें पहले prerequisite skill सिखाना है, फिर वो skill सिखाना है। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज सीखी कि हम जब कोई एक्शन सिखा रहे होते हैं या कोई भी स्किल सिखा रहे होते हैं तो हमने बिहेवियर्स नहीं, हम पे बिहेवियर्स पे फोकस नहीं करना, बल्कि हमने फोकस करना है जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं या जो स्किल है वो एक्चुअल वो स्किल सीखा जाए, ना कि बिहेवियर। ठीक है, और स्टिमुलस कंट्रोल में मैंने ये आपको दिखाया सिखाया कि बिहेवियर्स पे रीइंफोर्समेंट नहीं देनी, बल्कि इंस्ट्रक्शन पे रीइंफोर्समेंट देनी है। जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगी अप्रोप्रिएटली उसी पे जस्ट हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको डिटेल में आप लोगों ने स्टडी करना है। ये सारे पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको नोट किया करें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस किया करें। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आप गेन कर सकती हैं तो वो आप सर्च किया करें। जैसे मैंने आपको स्टिमुलस कंट्रोल का बताया क्लास में, आपको प्री रिक्विजिट्स का बताया, मैंने आपको बताया जॉइंट अटेंशन का बताया, मैंने आपको बिहेवियरल कंट्रास्ट का बताया, मैंने आपको मैचिंग लॉ का बताया। अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं इन चीज़ों में, तो नोट दीज पॉइंट्स एंड सर्च ऑन दीज पॉइंट्स, लर्न दीज पॉइंट्स एवरीथिंग। ठीक है,
तो ये काफी जरूरी बातें हैं, काफी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है। तो अगर नहीं भी क्लियर होते, आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर यू देयर। ठीक है, सिर्फ इसी लेक्चर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, बल्कि खुद से भी सेल्फ स्टडीज करें। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रीइंफोर्समेंट होगा, जो आप लोग प्रिपेयर कर लें पहले से लेक्चर से पहले, ताकि हम अच्छी डिस्कशन कर सकें। ठीक है, सो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज हमने पनिशमेंट पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में एक्सटिंक्शन को हम पढ़ेंगे कि एक्सटिंक्शन क्या होता है, और साथ साथ हम रीइंफोर्समेंट को पढ़ेंगे, हम इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस को पढ़ेंगे, और साथ साथ स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि हम अच्छी डिस्कशन कर सकें। जैसे आज भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, किसी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया। आई डोंट माई क्लास और कैंडिडेट्स के वो क्वेश्चन को आंसर ना कर सके। एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहले से ही, जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आना है। एक्सटिंक्शन, रीइंफोर्समेंट, establishing operation, discriminative stimulus, schedule of reinforcement, and condition and unconditioned reinforcer, also token economy as well। तो ये सेकंड सेक्शन कल नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने अपना सेकंड सेक्शन जो है, वो उसमें जितने भी टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो कवर करने हैं। पहले से ही स्टडी करें, डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक दूसरे से, फिर अच्छी स्टडी हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्लास एंड करने से पहले तो पूछ लें। आफ्टर दैट वी विल एंड आवर टुडेस क्लास। सर मुझे क्विज का पूछना था, जैसे 2 पहली क्लासेस में क्विज हुआ था, तो क्या किसी दिन क्विज हुआ करेगा और किसी टॉपिक्स का नहीं हुआ करेगा? ये थोड़ा-सा नहीं, बताइएगा क्विज होगा। प्लीज़। आज की क्लास में क्विज नहीं हो सका, मैंने क्विज बनाया नहीं था तो इस वजह से नहीं हुआ। बट मैं छोड़ूंगा नहीं उस क्विज को, आप लोगों को वो क्विज करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम के अंदर वो क्विज ओपन करूंगा, तो आप लोग जो है सैटरडे संडे आप लोगों के पास टाइम है, उसमें आप परफॉर्म कर लीजिएगा वो क्विज। अच्छा, इसमें जो चीजें हैं असाइनमेंट, वो भी मैंने आप लोगों को देनी है। जैसे हम लोगों ने आज की क्लास में इमिटेशन एंड मॉडलिंग का पढ़ा है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, जो आप लोगों ने करनी है। ये असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में ओपन करूंगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, और पनिशमेंट से रिलेटेड कोई क्विज और असाइनमेंट मैं ओपन कर दूंगा, वो आप लोगों ने अपने गूगल क्लासरूम में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है जब मैं कोई कोई क्विज और असाइनमेंट ओपन करता हूँ, तो वहां पे आप लोगों ने चीजें सबमिट कर दी है। ठीक है, और वीडियो जरूर अपलोड कर दीजिएगा ओवर द वीकेंड। यस सर। चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर द क्लास आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा आज के टॉपिक को, ताकि क्विज जब आप लोगों का दूं तो आप लोग इजीली उसको कर सकें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह वेलकम। हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।